हाय एवरीवन। मेरा नाम निखिल मिश्रा है। मैं सेतु कैपिटल का फाउंडर हूँ। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। ये एक पावर एक्सचेंज है। अ, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है जो कि हिंदी भाषा में होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि जो भी हम डिस्कशन करेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं होगा, बट वो प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। देखिए, आपको ये समझना चाहिए कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेना चाहते हैं तो आपको एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डील करना पड़ता है, जो कि सेबी रजिस्टर्ड होता है, एनएससी रजिस्टर्ड होता है, जो कि मैं भी हूँ। बट वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में किया जाता है, जब सारे पहलुओं को देख करके किसी के बेसिस पे आपको सबसे सही आपके लिए जो हो वो आपको रिकमेंड किया जाए। तो यहाँ हम लोग जनरल डिस्कशन करेंगे बेसिकली कि स्टॉक का परफॉर्मेंस क्यों ऐसा है, या पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा है कंपनी में, उससे रिलेटेड। सो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है उसके लिए। तो हम लोग उस प्रेजेंटेशन के थ्रू और अच्छे से समझ पाएंगे कि इस कंपनी में क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हो रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके बारे में। सो ये Q3 अपडेट है कंपनी का, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एकमात्र एक वन ऑफ द लार्जेस्ट पावर एक्सचेंज इंडिया में है। ऑलमोस्ट 3 पावर एक्सचेंजेस इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट, बट दिस इज अ मोनोपोली कंपनी। ये एक मोनोपोली कंपनी है जिसके पास 90% से ज़्यादा मार्केट शेयर है। क्या हुआ इस क्वार्टर में? इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन द सेंस जो जो जितने पावर के जो ट्रेड्स हैं वो हुए हैं, इस बार भी रिलेटिवली कम रहे हैं। पिछले साल बहुत ज़्यादा थे कंपेरेटिवली। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट क्योंकि ये बिजनेस ऑपरेटिंग लेवरेज से रिलेटेड है, तो इस वजह से इसके फाइनेंशियल्स पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के बाद, क्योंकि कंपनी का ज़्यादातर कॉस्ट फिक्स्ड है। उसके ऊपर जो भी आता है वो डायरेक्टली बॉटम लाइन में चला जाता है, मतलब प्रॉफिट्स में। सो क्या हुआ है पिछले एक सालों में? पिछले एक साल में इस कंपनी का स्टॉक मोर और लेस 42% डाउन है। अब आपको याद होगा, ज़्यादातर लोग और मेरे ख्याल से बहुत सारे दर्शक हैं जो कि मोर और लेस इस स्टॉक प्राइस के रेंज में या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रेंज में, जब जब ये समवेयर इन द रेंज ऑफ लेट्स से 200 टू 300 रुपीज़ था, तो ज़्यादातर लोगों ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एंटर किया होगा इस स्टॉक में, जिसके वजह से। और उस वक्त देखिए, जब मार्केट में जब कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो जो मार्केट है वो बेसिकली उस चीज़ को करने लगता है कि वो और अच्छा होते जाएगा। दैट्स वाई उसका री रेटिंग होता है। बट ज़्यादातर बिजनेसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेम ग्रोथ रेट को सस्टेन नहीं कर सकते। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो रिटर्न्स हैं वो स्पर्ट्स में आते हैं। सेम यहाँ पे भी हुआ है। ये कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट किया है फ्रॉम 2021 पैंडमिक से लेकर के 2022 के स्टार्टिंग तक। बट उसके बाद देयर हैज़ बीन अ शार्प डाउनफॉल इन दिस कंपनी। इस कंपनी का परफॉर्मेंस का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो मोर और लेस मिरर कर रहा है जो जो कि पावर जो कि ये पावर एक्सचेंज में जो वॉल्यूम ट्रेड किया जा रहा है उसके द्वारा जो फाइनेंशियल जनरेट हो रहे हैं, मोर और लेस उसी को मिरर करता है स्टॉक परफॉर्मेंस। एक पीटर लिंच करके बहुत ही फेमस फंड मैनेजर थे जो कि फिडेलिटी मैजेलन फंड चलाते थे। उनका बहुत ही हाई स्टॉक रिटर्न परफॉर्मेंस रहा है फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 30 ईयर्स। और लेस 30 ईयर्स ही वाज इन फिडेलिटी मैजेलन फंड। सो उनका कहना है स्टॉक शेयर प्राइसेस आर स्लेव टू अर्निंग्स। मतलब जहाँ पे अर्निंग्स मूव करेगा वहीं स्टॉक प्राइस भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है इस कंपनी का इस क्वार्टर में, जो इसने परफॉर्मेंस शो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो 130 करोड़ से जो सेल्स है, सेल्स यहाँ पे जो ब्लू है, ब्लू कलर करके जो ये चार्ट यहाँ पे बनाया गया है ग्राफ, उसमें बार ग्राफ, उसमें ये 130 करोड़ से 117 करोड़ पे आ गया है, जो कि लास्ट ईयर सेम करस्पॉन्डिंग क्वार्टर, इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर में 130 करोड़ हुआ करता था, अभी 117 करोड़ है। ऑन दी अदर हैंड प्रॉफिट्स जो 80 करोड़ था वो 77 करोड़ होता है।
देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि जो इकोनॉमी है वो 4-5% से ग्रो कर रही है। बेस्ट केस सिनेरियो में इंडिया का इकोनॉमी बेस्ट केस सिनेरियो में 7% से ग्रो करेगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में 4% से ग्रो करेगा। ऑन एन एवरेज 5-6%। रिसेंटली भी जो मिस्टर शक्तिकांता दास है उन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि जो स्टॉक प्राइस सॉरी जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है वो मोर और लेस इन द रेंज ऑफ 5-6% ही रहने वाला है। वो मोर और लेस हैज बीन कंसिडर्ड एज अ न्यू above above normal. सो कम तो अगर इकोनॉमी खुद ही 5-6% से ग्रो कर रही है तो 5-6% का इन्फ्लेशन है तो मोर और लेस जो जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अराउंड 12-13% होना चाहिए। तो कंपनी को भी ग्रो करना चाहिए उस रेट से। लेकिन सारी कंपनीज वैसी नहीं होती। सारी कंपनी उस तरीके से ग्रो नहीं करती। सारे आपका जो टूथपेस्ट का कंजम्पशन है फॉर एग्जांपल वो ज़्यादा हायर रेट से नहीं ग्रो करेगा ऑल्दो स्टिल देर जो पेनिट्रेशन है बहुत कम लोग टूथपेस्ट यूज़ करते हैं बट स्टिल जो कोलगेट जो कि मार्केट लीडर है ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर है उसका स्टिल वो उसका वॉल्यूम ग्रोथ ज़्यादा नहीं है। सेम इंडिया में जो पावर कंजम्पशन है वो ऑन एन एवरेज 5% से ग्रो कर रहा है ईयरली। किसी साल कम है किसी साल ज़्यादा है बट 5% से ग्रो करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस कंपनी में जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो पहला प्रॉब्लम ये है कि जो लास्ट ईयर और इस साल जो इन ये जो पावर एक्सचेंज होता है इनका इनका जो सबसे ज़्यादातर लोग ट्रेड करने पावर तब आते हैं जब जो एक्सचेंज पे जो पावर अवेलेबल है उसका प्राइस कम हो। देखिए बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उन्होंने थर्मल पावर प्लांट्स के साथ लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट कर रखा है 25 साल 30 साल का ऐसे करके जिसमें उन्होंने ₹5.5 ₹6.5 ऐसे पर यूनिट्स डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस डिपेंडिंग ऑन द एग्रीमेंट एंड द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। हिस्टोरिकली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो गिरते जा रहा है। तो उन्होंने अगर जो प्राइस अवेलेबल है एक्सचेंज पे अगर वो कम है कंपेयर टू दी जो कि उनका ओरिजिनल परचेज पर जिसके साथ एग्रीमेंट कर रखा है उनके साथ तो वो खरीदते हैं। लेकिन अगर पावर एक्सचेंज पे जो पावर है प्राइस है वो ज़्यादा है तो कौन खरीदेगा? वही खरीदेगा ना जिसको बहुत ही ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट है उसका। नॉर्मल लोग तो नहीं खरीदेंगे या नॉर्मल कंपनी जिसके पास एबंडेंस है वो तो नहीं खरीदेगा उसे। सेम हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हुआ है कि कोल का सप्लाई बहुत कम है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई शॉर्टेज हो चुका है और कोल प्राइसेस इतना ज़्यादा है कि थर्मल पावर प्लांट्स को प्रोड्यूस करने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है जिसके वजह से एक्सचेंज पे पावर ट्रेड करने के लिए सप्लाई ही अवेलेबल नहीं है कम अवेलेबल है जिसके वजह से जो प्राइस है जो डिस्कवरी प्राइस बोला जाता है वो बहुत हाई आ रहा है। उससे बहुत कम लोग रिलेटिवली कम लोग ट्रेड कर रहे हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है। और ये जो कंपनी है इसमें मोस्ट ऑफ इसमें इनमें इनका क्या है इन्होंने सॉफ्टवेयर बना रखा है। जो सॉफ्टवेयर है जिसके रनिंग एक्सपेंसेस हैं मोस्टली सॉफ्टवेयर कंपनीज में सॉफ्टवेयर और ये जो नेटवर्क रिलेटेड कंपनीज हैं इनमें ज़्यादातर कॉस्ट एम्प्लॉय कॉस्ट होता है। थोड़ा बहुत इनका जो रॉयल्टी पेमेंट करना पड़ रहा है इनको जो इन्होंने एग्रीमेंट्स किया है अबाउट दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विद सम कंपनीज वो कर रहे हैं। और एक पर्टिकुलर प्राइस है जो कि ये चार्ज करते हैं तो वो सेम रहता है। तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज वाले बिजनेस है जिनका फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है। That's it. सो अभी तो ये हालात है। अब क्या है कि सरकार ने जो कोल प्राइसेस है कोल प्राइसेस में एग्जांपल दे रहा हूँ जो ऑन एन एवरेज बेस प्राइस हुआ करता था उसका 4 गुना प्राइस पे अवेलेबल था रिसेंटली था। गवर्नमेंट ने बहुत सारा उसको कम मतलब उसका जो कोल प्राइस है उसको घटाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं जैसे कि बहुत सारे माइंस थे जो कि मोरलेस रिडंडेंट हो गए थे उनको भी मतलब वापस से ऑक्शन कर दिया है कि ऑल और कोल प्राइसेस थोड़ा कोल प्राइसेस पे थोड़ा कम प्रभाव पड़े उनका प्राइसेस गिरे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे गवर्नमेंट चेंजेस ला रही है ताकि जो प्राइस है वो मोरलेस कूल डाउन हो जाए। तो
ये तो बात थी अबाउट दी क्वार्टरली परफॉर्मेंस और कंपनी और जो पावर एक्सचेंज है उसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सचेंज इंपॉर्टेंट क्यों है इतना, और इसके बारे में इतना हाइप कैसे क्रिएट हो गया था पिछले दो एक दो सालों में। देखिए, इसके पीछे हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट है कि जो दुनिया में होता है, जो यूएस, यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, वो इंडिया में 5-7 साल के अंदर होने लगता है। तो अगर आप अभी अभी के हालात देखिए, तो जो इलेक्ट्रिसिटी मार्केट है उसमें 86% जो पावर कंजम्पशन है, वो जो डिस्कॉम्स लेते हैं वो थ्रू लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू, और शॉर्ट टर्म 14% कंट्रीब्यूट करता है। शॉर्ट टर्म में बायलिटरल भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। तो बायलिटरल भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। तो लेकिन ये क्या है कि ये जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट है, ज़्यादातर कंट्रीज में ये पावर परचेज एग्रीमेंट्स नहीं है, मतलब वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्रीज में उतना कम होता है, और एक्सचेंजेस पे ज़्यादा एफिशिएंट डिस्कवरी होता है, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि ये कम होता जाएगा। और शॉर्ट टर्म में अगर ज़्यादा प्राइस मतलब ये होगा, तो ऑब्वियसली जहाँ ज़्यादा लोग खरीदार और बेचने वाले हैं, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा बिजनेस होगा ना, मतलब लोगों को एक, आप इसको ऐसा मतलब एक मार्केट के तौर पे सोच सकते हैं, जहाँ ज़्यादातर ज़्यादातर बायर सेलर अवेलेबल है, वहाँ प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा अच्छा होता है। वहाँ पे कम दामों में कस्टमर को भी मिलता है, और जो सेल करने वाला है उसको भी बहुत सारे परचेजर मिल जाते हैं। तो वो मूवमेंट होना है, और जो एफिशिएंसी है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा है एक्सचेंज मार्केट्स में, एक्सचेंजेस में। तो जो एक्सचेंज का जो शेयर है, एक जो अ, वो आपका मोर और लेस ग्रो करता जा रहा है। ये जो बिलियन यूनिट्स जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, सो सो आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज का जो वॉल्यूम है, वो ग्रोथ बहुत ही हाई 20% ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है, मोर और लेस टिल FY 22। whereas बायलेटरल जो है वो मोर और लेस फ्लैट है, 56 से 60 मोर और लेस फ्लैट है इन द मीन टाइम, क्योंकि जो भी नए एग्रीमेंट्स आ रहे हैं, नया कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इन लास्ट 2-3 ईयर्स। और जो एक्सचेंज है, IEX जो है, वो शॉर्ट टर्म मार्केट में मोर और लेस आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मार्केट और टोटल कंजम्पशन का 14% इन FY 22 इसके पास मार्केट शेयर है। और ये कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है अपना मार्केट शेयर। और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, ये नॉर्ड पोल मोस्ट प्रोबेबली नॉर्डिक कंट्रीज को इंडिकेट कर रहा है, बेसिकली स्वीडन, डेनमार्क एंड स्वीडन, देयर आर थ्री, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड एक्सेट्रा। ये जो कंट्रीज हैं उनको, एंड नॉर्वे, उनको इंडिकेट कर रहा है। और 91% जो पावर है वो कंज्यूम होता है थ्रू इलेक्ट्रिसिटी exchanges. Germany में 49%, while at present in India only 8% of power is traded in exchanges. So obviously it has a long runway to grow. यहाँ से बहुत लॉन्ग रनवे है ग्रो करने के लिए, और इसको डीपेंड करने के लिए मार्केट। फिर जो एनर्जी का जो मिक्स है, वो मोर और लेस गवर्नमेंट चाहती है कि बाई FY 2030 बहुत सारे तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, पावर को, थर्मल हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया, न्यूक्लियर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, रिन्यूएबल हो गया। तो गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्सेज की ओर मूव करते जाएं हम लोग, जिसके वजह से क्या होगा कि जो कार्बन एमिशन है वर्ल्ड में, वो कम होगा, और मोर और लेस हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उसको सस्टेन किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ने टारगेट बनाया है कि बाई FY 2030 मतलब मार्च 2030 तक ये 50% तक हम लोगों को पहुंच जाना है। अभी 2023 में अप्रोक्सीमेटली 41% है, 7 सालों में 9%। बट ये जो वॉल्यूम है ये बहुत ही लार्ज है, तो ये जो इम्प्रूवमेंट है ये भी बेहतर होगा, ये भी ये भी बहुत लार्ज वॉल्यूम को लेकर के आएगा। और जो नए रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनमें कोई पावर परचेज एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, तो चांसेस ज़्यादा है कि वो डायरेक्टली एक्सचेंजेस में
ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। सो अब ये कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज क्या कर रही है कि उसने ये देखा कि इतना सक्सेसफुल रहा है पावर एक्सचेंज, तो क्यों ना हम गैस एक्सचेंज को भी स्टार्ट करें। सो 2020 में इन्होंने क्या किया है कि थोड़ा डाइवर्सिफाई किया और एक इंडियन गैस एक्सचेंज को क्रिएट किया है। उनका कहना है कि जो गैस का जो अपॉर्चुनिटी है ये इवन लार्जर है पावर एक्सचेंज से, बिकॉज इंडिया में भी जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब का एक्सपेंशन हो रहा है उससे गैस का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। ऑब्वियसली गैस के जो नेचुरल गैस है उनका उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इजी टू ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। उससे जो कैलोरीफिक वैल्यू भी, सॉरी कैलोरीफिक वैल्यू तो हाई होती है, प्लस जो एमिशन है वो भी बहुत कम होता है, रिलेटिवली क्लीनर फ्यूल है, इसीलिए उसको प्रमोट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। तो कंपनी ने, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने क्या किया कि इसने एक इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया जिसमें कि गैस का एक्सचेंज हो सके। पावर जिस जो प्रोड्यूस करे और कोई खरीदना चाहे वो खरीद सकता है इस एक्सचेंज पे। तो इन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम किया है, इंटेलिजेंट काम किया है। इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के सबसे बड़े गैस एक्सपोर्टर और कंज्यूमर्स एक्सेट्रा हैं उनको अपना पार्टनर बना लिया। उन्होंने क्या किया है, स्ट्रेटेजिकली ये इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, गेल, एनएससी, इन अदानी गैस, टोरेंट गैस, ये जो चार, तीन दो पांच लोग हैं, इन लोगों को गैस से रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है। और एनएससी के पास प्लेटफॉर्म है जो कि हेल्प करेगा, जो इन उसके पास टेक्नोलॉजी है, प्लेटफॉर्म है, और वो हेल्प करेगा ताकि इस इससे रिलेटेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जा सके। तो इन सारे लोगों को इसने कुछ कुछ पार्ट ऑफ हिस्सा बेच दिया, क्योंकि ये लोग के प्रेजेंस से जो ओवरऑल द पाई है वो लार्ज होगा, बहुत बड़ा होगा, और ये उस डायरेक्शन में कदम रख रहा है। प्लस और क्या हुआ है कि वॉल्यूम भी ग्रो करने लगा है इंडियन गैस एक्सचेंज पे। नाउ विथ अभी रिसेंटली विद दिस क्वार्टर्स रिजल्ट उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि दे आर नाउ गोइंग टू एक्सपैंड इनटू इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज। नाउ आप एक यहाँ पे डिफरेंस देखिए, एक इंडियन गैस एक्सचेंज था, यहाँ पे ये इंटरनेशनल गैस एक्सचेंज ये लोग बना एक लॉन्च कर रहे हैं, कार्बन एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं। सो इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज का कंसेप्ट ये है कि बहुत सारी कंट्रीज, क्या ज़्यादातर कंट्रीज क्या कर रही हैं कि पुश कर रही हैं अपनी कंपनीज को इन ऑर्डर टू, मतलब जो ईएसजी फैक्टर्स हैं उसको, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए कि आप जो अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको आप यूजिंग लेस कार्बन करें ताकि कम से कम पोल्यूशन हो सके। तो क्या होगा उससे कि कुछ कंपनीज हैं जो कि जिनके पास एबंडेंस है, ठीक है, वो क्या करती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, द एंटिटी हैविंग फ्यूअर एमिशन सेल्स द राइट टू एमिट कार्बन टू अदर एंटिटीज। लेट्स से मेरा एक कंपनी है, दो कंपनीज है, ये कंपनी है जो कि कम कार्बन एमिशन करती है और ये कंपनी है जो कि ज़्यादा कार्बन एमिशन करती है। तो ये जो कम कार्बन एमिशन करने वाली कंपनी है, ये अपने कार्बन क्रेडिट्स, इसका जो अलॉटेड कार्बन है, मतलब पोल्यूशन रेंज है, कार्बन रेंज है, उसको क्या कर सकती है, इस कंपनी को सेल कर सकती है कि ठीक है यार, मैंने कम में प्रोड्यूस कर लिया, मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, तो तुम क्या इसको खरीदना चाहते हो। तो इससे क्या होगा ओवरऑल कि न्यूट्रलिटी आएगी ओवरऑल, क्योंकि ये एक कार्बन टैक्स के तौर पे काम आएगा कि आप कार्बन टैक्स लगा रहे हैं और ये वॉलंटरी है। अभी बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में ये कार्बन एक्सचेंज अवेलेबल है, बट ये वॉलंटरी है, और इनका जो पूरा का पूरा मार्केट सेगमेंट है, दे हैव ट्राई टू मेक इट कम्प्लीटली इंटरनेशनल। तो ये बहुत ही लार्ज अपॉर्चुनिटी हो सकती है 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन। इंडिया में ही सिर्फ और सिर्फ 2030 तक अराउंड 200 मिलियन कार्बन क्रेडिट्स सेल किए जाएंगे। ज़्यादातर जो कार्बन एमिशन अभी क्रेडिट्स को ट्रेड किया जाता है वो बायलेटरली किया जाता है, मतलब एक इंडस्ट्री, एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ करती है। सो दीज आर वेरी गुड थिंग्स। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ें कंपनी कर तो रही है, बट क्या इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, रियलिटी ये है कि ये जो कंपनी है ये बहुत ही
कैश सरप्लस कंपनी है। इनके पास ज़्यादा कुछ एक्सपैंड, इनका जो टेक्नोलॉजी है उसको मेंटेन करने में अब ज़्यादा खर्चा होना नहीं है, क्योंकि जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, बस उसको मेंटेन करते जाना है। नाउ इनका जो कैश सरप्लस जो जनरेट हो रहा है वो सिंपली इनके इनके बैलेंस शीट में बस स्टक रहेगा, या फिर ये थोड़ा बहुत डिविडेंड्स देते रहेंगे या बायबैक्स करते रहेंगे, जो कि दे हैव बीन डूइंग दे हैव बीन डूइंग। तो उससे अच्छा है कि उसको मतलब स्ट्रेटेजिकली एक्सपैंड किया जाए, पाई को एक बड़ा लार्ज किया जाए। अदरवाइज इस कंपनी में इनके पास कोई स्ट्रेटेजिक और वे नहीं है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट एंटिटी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल। सो अब मैं लास्ट के कुछ थॉट्स आप लोगों को दे देता हूँ कि ये कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 137 रुपीज़ है। जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 42 टाइम्स है। 2-3 ईयर्स अगो ये कंपनी समवेयर इन द रेंज ऑफ 25-30 टाइम्स अर्निंग्स ट्रेड करती थी। ये एक्सपैंड हो करके इट हैड गॉन अप टू अराउंड 50-60 टाइम्स, जो कि बहुत ज़्यादा है। जो करंट मार्केट प्राइस टू सेल्स है ये कंपनी का 30 टाइम्स है, जो कि छोटा नहीं है। नाउ आप एक चीज गैप देख सकते हैं, बट द और जो रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल है वो बहुत हाई है कंपनी का। अब क्वेश्चन ये आएगा कि इतना हाई वैल्यूएशन में फिर भी इस कंपनी को मतलब क्या करना चाहिए। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहला बात तो ये है कि ये कंपनी जो है एक मोनोपोली बिजनेस है जिसका नेटवर्क इफेक्ट है, मतलब ज़्यादा बायर्स हैं और सेलर्स हैं, ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, तो वो लोग वहीं पे रहना चाहेंगे। वो जो बायर्स और सेलर्स है उसी मार्केट में रहना चाहेंगे, उसी पावर एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहेंगे, कहीं और नहीं जाना चाहेंगे। सो ये मोर और लेस मोनोपोली बिजनेस है और इसका लार्ज मार्केट शेयर है। ऐसा नहीं है बाकी बहुत मोर देन 5 ईयर्स से बहुत सारे एक पावर एक्सचेंज है जो कि ट्राई कर रहा है, बट उन्होंने वॉल्यूम्स से ज़्यादा गेन नहीं कर पाए हैं। इस केस में, इस कंपनी के केस में जो ग्रोथ है वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है, अगर लोअर प्राइस अवेलेबल रहेगा एक्सचेंज में तो, जिसके चांसेस हैं होने के, जब जो सप्लाई शॉर्टेज है वो खत्म हो जाएगा कोल का, तो प्राइस डिस्कवरी ज़्यादा होगा, अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली बायर्स आएंगे। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन दूसरा फैक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, तो वो 5% रहेगा लगभग लगभग साल भर, साल मतलब एवरी ईयर ग्रोथ। क्योंकि ज़्यादातर मतलब अभी इंडिया में बहुत ज़्यादातर जगहों पे मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो जहाँ भी अवेलेबल है वहाँ पे लार्ज लार्ज एवरी कंज्यूमर, मतलब हर किसी के घर में एसी नहीं है, फ्रिज नहीं है, दोज आर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स, तो वो ग्रो होता रहेगा। बस इंडिया का जो मेड इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत की ओर तरफ जो मूव है गवर्नमेंट का, उसके वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में बैठाई जा रही हैं वो पावर को एक्स्ट्रा कंज्यूम करते हैं। सो पावर का ग्रोथ तो होना है, वो मोटा मोटी आप 5% एज्यूम कर लीजिए। और इन फैक्टर्स की वजह से इसका ग्रोथ होना है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसके जो वैल्यूएशन है वो मोर और लेस ओवर स्ट्रेस थे। अब स्टॉक प्राइस तब तक मूव नहीं करेगा जब तक कि ये जो बिजनेस है उसका सेल्स और प्रॉफिट्स इंप्रूव ना होने लगे, या आसार ना आए कि ऐसा आसार हो कि ऐसा हो सके, दिखने लगे मार्केट को कि ऐसा होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये सारे फैक्टर्स कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि, और ये जो ब्लॉक्स हैं ये ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली, मतलब जो गवर्नमेंट इसके चेंजेस ला रही है उसके थ्रू ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये होने वाला है कि ये कंपनी का जो रिटर्न्स है वो हमेशा वो वो स्पर्ट्स में आएगा, स्पर्ट्स में आएगा। ये इन्होंने अगर आप पिछले 5 सालों में देखेंगे तो ये कंपनी 20% के रेट से ग्रो करती आई है। सेल्स वेरिएशन 3 साल में 18% है, यहाँ पे 20% आई है। अगर चीज़ें सुधरती हैं तो कोई डाउट नहीं है कितना अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है। और ये मोनोपोली बिजनेस है जिसके पास सरप्लस कैश है, मतलब बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मैनेजमेंट है। सो दे विल डू, बट इसमें पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा।
तो मेरा कोई पर्टिकुलर टारगेट है नहीं, मैं एक्चुअली टेक्निकल, मैं प्योरली फंडामेंटल एनालिस्ट हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ। अभी इसका क्या होगा सिचुएशन, अगर वॉल्यूम्स, मैनेजमेंट का ये थॉट है कि धीरे धीरे चीज़ें सुधरनी चाहिए, तो चीज़ें सुधरेंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, और ये इसमें जो रिटर्न्स हैं वो स्पर्ट्स में आने वाले हैं, तो आपको उसको लेकर के तैयार रहना पड़ेगा। ये मोर और लेस लीनियर ग्रोइंग बिजनेस नहीं है, लाइक एशियन पेंट्स, एचयूएल, नेस्ले, डाबर, कि हर साल इतना कंजम्पशन होगा ही, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ ईयर्स होंगे, कुछ माइक्रो फैक्टर्स होंगे जो कि इसको डिरेल भी कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो इसको पुश करेंगी, और उसका रिजल्ट आपको, थोड़ा भी वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वो कंपनी बहुत ही ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से उसको डायरेक्टली प्रॉफिट में हेल्प मिलेगा। ये कंपनी अभी भी, आई वुड से, कि इज ट्रेडिंग एट अ हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बट ये एक मोनोपोली बिजनेस है, और जो अर्निंग्स है वो बहुत फ्लक्चुएटिंग हो सकता है इस केस में, बट इनके पास अच्छा खासा कैश कंपोनेंट भी है बैलेंस शीट में, सो उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर आया होगा प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, उससे यूट्यूब एल्गोरिदम में बहुत हेल्प मिलता है। और इन केस किसी को मेरे सर्विसेज लेने में इंटरेस्ट हो, देन प्लीज़ डू कॉल अस। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मैं जनरली स्मॉल कैप और माइक्रो कैप रिलेटेड कंपनीज से ही डिस्कशन करता हूँ, बाकी पुराने वीडियोस भी हैं, मोस्टली स्मॉल एंड माइक्रो कैप वीडियोस हैं, बहुत इन डेप्थ वीडियोस हैं मेरे, आप उनको देख सकते हैं, लेकिन वो सारे इंग्लिश में हैं, सो डू बियर विद दैट। और आगे चल करके भी मैं वीडियोस मिक्स करके ही बनाते रहूँगा, और आपको अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के रिलेटेड, बट मेरा रिक्वेस्ट ये होगा कि इट शुड बी अ स्मॉल कंपनी, मैं ज़्यादा लार्ज कंपनीज में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखाता हूँ, बिकॉज उनमें ज़्यादातर चीज़ें डिस्काउंट हो जाती हैं ऑलरेडी, एंड मतलब मैं कुछ खास इनपुट नहीं ऐड कर पाऊंगा अदर देन जो मार्केट को ऑलरेडी नोन है। सो अगर आप लोगों को मेरा चैनल, मतलब मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो मेरा, and तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।